हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी सिक्स्थ क्लास का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। We can see countless glittering teeny objects in the sky at night। हम रात को आसमान में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जो कि बहुत ग्लिटरिंग होते हैं, बहुत चमक रहे होते हैं रात को। मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग। अब कई ऑब्जेक्ट्स इनमें से क्या होता है, ट्विंकलिंग होते हैं, कोई ट्विंकल कर रहे होते हैं यानी जगमगा रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, दे आर स्टार्स। वो स्टार्स होते हैं, वो तारे होते हैं। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स। अब ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जो ट्विंकल कर रहे होते हैं वो स्टार्स होते हैं, बट लेकिन कई ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्विंकलिंग तो नहीं करते, बट लेकिन वो भी बहुत ज्यादा शाइनी और बहुत ज्यादा ग्लिटरी होते हैं, तो वो मे बी प्लैनेट्स होते हैं। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज ऑल्सो अ स्टार। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो सन है वो भी एक स्टार है। तो वो कह रहे हैं कि सुबह के टाइम में जब हम देखते हैं सन को, तो सन भी एक स्टार है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज। जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, वो हम सभी को दिखते हैं और वो सभी को क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सन, द स्टार्स, द मून, the planets and the other objects are all heavenly और celestial bodies। यानी जो भी सन होता है या स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, और जितने भी छोटे या बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में, हमारे पूरे स्काई में, उन सभी को क्या बोलते हैं, या तो सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं या तो हेवनली बॉडीज बोलते हैं। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ सेलेस्टियल बॉडी। अब आपको एकदम से सुन के सरप्राइज होगा कि ये जो प्लैनेट है अर्थ, जिसपे हम रह रहे हैं, वो भी एक क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस विच इज लिमिटलेस। अब इन्होंने क्या कहा है, जितने भी तारे, जितने भी प्लैनेट्स जो कि हम स्काई में देखते हैं, वो सभी तो कुछ नहीं है, वो सभी तो बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है पूरे स्पेस का। और जो स्पेस है, स्पेस का क्या मतलब होता है, पूरा यूनिवर्स, पूरा स्काई। तो हमें पता है कि जितना स्काई है, जो भी पूरा यूनिवर्स है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इनफिनाइट है। तो इसलिए स्पेस क्या है, लिमिटलेस है, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो ये जितने भी हम स्टार्स और प्लैनेट्स देखते हैं हमारे स्काई में, वो सभी तो एक कुछ छोटे सी पार्ट ही है स्पेस का। अदरवाइज जो स्पेस है वो लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। There are billions of celestial bodies spread over the vast space। मतलब ये बहुत, जो इतना विशाल जो स्पेस है, जो हमारे यूनिवर्स है, इसमें लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ द सेलेस्टियल्स या हेवनली बॉडीज बिल्कुल ऐसे बिखरी हुई हैं, एकदम स्प्रेड की हुई हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, हेंस वी कैनॉट सी ऑल ऑफ देम। अब उनमें से, मतलब वो जितनी भी सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज हैं, वो हमसे बहुत दूर हैं, इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम उनको ठीक से देख भी नहीं सकते। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड यूनिवर्स। अब ये जो पूरा इतना विशाल, इतना बड़ा जो स्पेस है, जो कि लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और इस पूरे स्पेस में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज आती हैं, तो इन सभी को मिला के क्या बन जाता है, पूरा एक यूनिवर्स, यानी पूरा एक ब्रह्मांड बनता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होता है। दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। अब क्या है कि इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो वहां पे लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे एकदम से बिखरी हुई हैं, इतनी सारी हैं। तो क्या है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी उनका कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि यहाँ पर हैं, इतनी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पर हैं, तो उनकी कोई यूनिफॉर्मली कोई प्रॉपर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है स्पेस में। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स। अब काउंटलेस यानी अनगिनत। अब
स्टार्स जो होते हैं, जो तारे होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लाइक स्काई में, वो कितने सारे होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। तो वो सारे तारे जो होते हैं वो एक हम कह सकते हैं वो इकट्ठा जब हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अ ह्यूज क्लस्टर, एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार। अब एक ग्रुप में एक जो ह्यूज क्लस्टर होता है ना, उसमें क्या है, उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स along with giant collections of gas and dust is called a galaxy। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्स होते हैं वो एक क्लस्टर में होते हैं, यानी एक क्लस्टर में बिलियंस करोड़ों स्टार्स होते हैं। और क्या होता है कि ये जितने भी स्टार्स होते हैं इनकी सभी की मतलब ये एक साथ अपना एक खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर चलते हैं। इनके पास खुद का एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। Such a huge cluster of billions of stars along with a giant collection of gas and dust is called galaxy। यानी ऐसा ही एक huge cluster किसका, billions of stars का, along with giant collection of gas and dust, यानी एक ऐसा huge cluster करोड़ों स्टार्स का जिसमें कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है किसकी, गैस की और डस्ट की। उसमें गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, डस्ट भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारी गैसेस, डस्ट और ये बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर जो एक ग्रुप, एक जो क्लस्टर बनाते हैं, उस क्लस्टर को क्या बोलते हैं हम, गैलेक्सी। तो आइए अब हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म सोलर सिस्टम। हमें ये सभी को पता है हमारी जो अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो कैसे सोलर सिस्टम बनाता है, जब उसके साथ सन हो और बाकी के प्लैनेट्स हों। तो यानी हमारा अर्थ और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं और सन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल या अनियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। अब इसकी क्या बताइए, इन्होंने हमें लोकेलिटी बताई है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो होता कहाँ पे है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम हमारा सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब उसकी लोकेशन बताई हुई है कि वो मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे लोकेट करती है। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ऑरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा। तो अब इससे यह भी पता चल रहा है कि मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा भी कहते हैं। तब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेट करता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में जो स्पाइरल का मतलब होता है जैसे गैलेक्सी राउंड सी ऐसे शेप में होती है, जलेबी की शेप में हम कह सकते हैं, ऐसे राउंड 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 ऐसे शेप में होती है वो। तो उसमें क्या है, तो वहां पे आर्म्स होती हैं, तो वहां पे स्पाइरल, यानी वो स्पाइरल वही जो शेप होती है वैसी, तो वहां पे कोई ओरियन आर्म होती है, वहां पे उसके आउटवर्ड, उसके बाहर की तरफ हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इन अवर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इसका मतलब है कि हमारे जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें बिलियंस ऑफ और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं हमारी गैलेक्सी में, और बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, यूनिवर्स में। अब हम एक बार डू यू नो को डिस्कस कर लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, अ फेंट व्हाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज अ बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी। तो इसका मतलब क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, एक फेंट व्हाइट बैंड, यानी हम कह सकते हैं कि एक बैंड की शेप में है, एक स्पाइरल की शेप में। स्पाइरल मैंने अभी आपको बताया जैसी ऐसे राउंड सी शेप होती है जो, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है जो कि ऐसे लाइक व्हाइट कलर की है। मिल्की का नेम वहां से आया है कि उसका कलर से, क्योंकि उसका कलर व्हाइटिश है, तो वो एक तरह से व्हाइट गोल एक गैलेक्सी है जो कि बहुत बड़ी है, और वो स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई, वो पूरे आसमान में बहुत अच्छे से फैली हुई है, इज अ बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी। तो वही वो ऐसे मतलब क्या है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि बिल्कुल एकदम से आकाश में बहुत ज्यादा फैली हुई है, व्हाइट कलर की है। इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट सेंटर रीजन
एंड हैज 2 मेजर आर्म्स। तो गाइज जो गैलेक्सीज होती हैं उनकी कई आर्म्स भी होते हैं, ये आप फर्दर आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट और भी क्लासेस में। तो अभी आपको इतना प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है ये आर्म्स पे। तो बस आप एक बार समझ लीजिए कि ये जो आप अगर पिक देखोगे गूगल से सर्च करके, अगर आप पिक देखोगे मिल्की वे गैलेक्सी की, तो बीच में एक वाइट सा कलर का पोर्शन होगा, एक बार सा होगा। तो वो बार की बात कर रहे हैं कि उसके बीच में एक सेंटर रीजन में एक बार होता है और 2 मेजर आर्म्स होती हैं। और जो आर्म के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ओरियन आर्म, तो वही द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर आर्म्स। तो 2 आर्म्स के बीच में वो ओरियन आर्म लोकेट करती है। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स। हम सभी को पता है कि डिफरेंट टाइप्स की मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। अब हम उनके बारे में कुछ और ज्यादा पढ़ते हैं। Stars are self-luminous heavenly bodies. They are made up of hot gases. They generate heat and light and radiate it in the space. अब सेल्फ ल्यूमिनस क्या होता है? वो एक ऐसी बॉडी जो हीट और लाइट खुद जनरेट करती हो, जिसके पास अपनी हीट और लाइट खुद की हो, वो किसी से लेती ना हो। अब जैसे कि जुगनू होता है, उसके पास खुद की अपनी लाइट होती है, वो किसी से लेता नहीं है। तो वैसे ही स्टार्स के पास भी अपनी खुद की एक लाइट होती है, तो इसलिए उनको सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज कहा जाता है। तो द स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, और वो मेड अप होते हैं किससे? थ्रू हॉट गैसेस, मतलब बहुत सारी गर्म गैसेस होती हैं जो गैसेस, उनसे वो बने होते हैं। तो दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस। वो अपनी खुद की हीट, लाइट और रेडिएशन क्या करते हैं? जनरेट करते हैं स्पेस के अंदर ही। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस। अब हम सभी को पता है कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस। वी कैनॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। तो मतलब हम एक टाइम पे सभी स्टार्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं। इट हैज बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन 6000 स्टार्स। एक मतलब कहा गया है कि आप एक बार में 6000 से ज्यादा स्टार्स को नहीं देख सकते। दो स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। वैसे अगर देखा जाए तो जो स्टार्स हैं वो एक मतलब बॉडी है, वो बहुत ह्यूज बॉडी है, बहुत बड़े हैं वो स्टार्स, बट लेकिन वो हमारी अर्थ से, हमारे धरती से बहुत दूर हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स तो बहुत छोटे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन celestial bodies is usually measured in a unit known as light year. celestial bodies चाहे वो planets हो चाहे वो stars हो, तो उनके बीच का अगर हमें distance measure करना होता है तो उसका एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं light year. Some stars are so far away that the light radiated by them reaches us in millions of years. अब कई stars तो इतने दूर होते हैं कि अगर वो अपनी लाइट देते हैं तो उसको हमारे धरती तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन सन इज द प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब हमें पता है कि हमारे सन के, हम अब कोई भी क्वेश्चन आता है भी सन के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा, तो हम ज्यादातर सन लिखते हैं, बट लेकिन सन के अलावा भी एक सबसे नियरेस्ट स्टार है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये आपको जरूर याद रखना है। इट इज अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लाइट ईयर एक लाइक यूनिट होता है मेजर करने के लिए डिस्टेंस। तो ये हमारी अर्थ से कितना दूर है? 4.5 लाइट ईयर्स अवे है। डू यू नो, अब पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटमोस्फेयर कॉजेज starlight to bend slightly. As a result, some of the light reaches us directly and some get slightly bent away. This make a star to twinkle. अब क्या है? Disturbance in the atmosphere. Okay, disturbance यानी हमें पता है कि आजकल वातावरण में इतना कुछ हो रहा है कि क्या होता है कि वातावरण में पेड़ काटे जा रहे हैं, बिल्कुल हरियाली जा चुकी है, तो एटमोस्फेयर में एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा। हमेशा देखो तो डिस्टर्बेंस ही, हमारा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो स्टार की लाइट है वो कई बार क्या होता है, अगर जो स्टार की लाइट होती है वो तो हमारे प्लेनेट तक आराम से डायरेक्टली पहुंच जाती है, बट लेकिन कई बार क्या होती है, वो जो स्टार की लाइट होती है वो बेंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है
कि वो ट्विंकल हो रहे हैं, यानी एकदम से आप कह सकते हो भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो ऐसा हमें लगता है कि वो जो तारे हैं वो चमक रही हैं। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस covered by a ray of light in a year or 365 days is called a light year। अब इसमें और ज़्यादा अच्छे से बताया है कि लाइट जो ट्रेवल करती है एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, मतलब 3 लाख मतलब पर सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक वो अपना डिस्टेंस कवर करती है। और वो डिस्टेंस जो कि मतलब द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर, यानी एक ईयर में जो डिस्टेंस कवर होता है थ्रू अ रे ऑफ लाइट, उसे बोलते हैं लाइट ईयर। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिलेशंस कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशंस। इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई, अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से देखते हो रात को आसमान में स्टार्स को देखते हो अगर आप, तो क्या होता है, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें पता होता है, अब क्या होता है, हम कई बार देखते हैं ना, हम जैसे अगर छत पे खड़े हैं, हम अपने टेरेस पे खड़े हैं, तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है अरे ये स्टार की तो किसी से शक्ल मिल रही है, ये स्टार तो ग्लास बनाता है, ये स्टार तो ये फेस बन रहा है, ये स्माइली बन रही है। तो कई बार डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, और वो मूव भी कई बार ऐसे कर रहे होते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या होता है, द फॉर्मेशन में रिसेंबल एनिमल्स, ह्यूमंस और एनी अदर ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन कैसी होती है उन स्टार्स की, कभी ऐसा लगता है कि कोई शेर बन रहा है, कोई काऊ बन रही है, कोई ह्यूमन बीइंग बन रहा है ना, कोई स्माइली बन रही है, या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कोई अदर ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो क्या होता है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशंस आर कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अब ऐसा क्लस्टर, ऐसा ग्रुप किनका, स्टार्स का, जो कि रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है किससे, बाय देयर फॉर्मेशंस। अब कई बार क्या होता है, कई ऐसे लाइक ग्रुप होते हैं स्टार्स के जो एक पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर एक लाइक पैटर्न अपीयर करते हैं, तो हम पहचान जाते हैं अरे ये तो ये है, ये तो ये स्टार है, तो हम क्या करते हैं, उनका एक नाम रख दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे अच्छे ग्रुप स्टार्स के जिनको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जिनको हम पहचान लेते हैं उनकी फॉर्मेशन से, उनके शेप से, उनके पैटर्न से, उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस। अर्सा मेजर, also called the Great Bear, is a constellation of 7 stars, several stars। अब क्या लिखा है इसमें, अर्सा मेजर एक क्या है, अब कॉन्स्टिलेशन है किसका, सेवरल स्टार्स का, और उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट बियर। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और वो एक कॉन्स्टिलेशन है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेवरल स्टार्स हैं, और वो एक प्रॉपर एक अपनी अपीयर करते हैं एक पैटर्न को। इट अपीयर्स इन द नदरन स्काई। अब उन्होंने बताया कि नदरन नॉर्थ वाली साइड में जो स्काई होता है वहां पे वो अपीयर होता है। इन इंडिया द 7 स्टार आर कॉल्ड सप्तऋषि मंडल इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। अब क्या होता है कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टार फॉर्मेशन होती है स्टार्स की जिसमें 7 स्टार्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। मतलब 7 को क्या बोलते हैं, 7, और सप्त यानी 7, तो वही से वर्ड आया है कि 7 जो स्टार होते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, जो कि एक क्लस्टर होता है किनका, 7 स्टार्स का, और वो भी पार्ट है एक अर्सा मेजर का यानी ग्रेट बियर का। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशंस ऑफ स्टार्स विच हैव बीन गिवन नेम्स बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। अब और भी बहुत ज्यादा सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन होती हैं स्टार्स की, किसी का क्या पैटर्न बन रहा है, किसी का क्या पैटर्न बन रहा है। तो इन अलग अलग पैटर्न्स को, अलग अलग फॉर्मेशंस को स्टार्स की, इनको अलग अलग नेम दे दिए गए हैं किसके थ्रू द एस्ट्रोनॉमर्स। द 2 brightest स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल कॉल्ड पॉइंटर्स पॉइंट टूवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा इन द नदरन स्काई। अब जो सबसे ज्यादा लाइक मेन 2 स्टार जो कि सबसे ब्राइटेस्ट, बहुत चमकते हैं अच्छे से, स्टार जो इतने अच्छे चमकते हैं एट द हेड ऑफ सप्तऋषि मंडल, यानी जहाँ पे वो सप्तऋषि मंडल 7 स्टार्स का वो जो बनता है ग्रेट बियर सप्तऋषि मंडल, उनके ऊपर 2 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं जिनका एक का नाम होता है क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, पॉइंटर्स पॉइंट, यानी वो पॉइंट करते हैं पर्टिकुलर किसी चीज को टुवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार। वो एक स्टेशनरी स्टार को, एक जो स्टार अपनी जगह पे है उसको पॉइंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोल स्टार। पोल स्टार यानी हम उसको कह सकते हैं ध्रुव तारा, हमने सुना भी हुआ है और कई लोगों का नाम भी होता है ध्रुव। तो क्या है, इन द नदरन
स्काई, वो नदरन स्काई में फॉर्मेशन होती है और उस स्टार को क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। पोल स्टार लाइज अबव द नॉर्थ पोल, अब नदरन स्काई में है तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ पोल में होता है पोल स्टार। इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, वो नदरन स्काई में होता है तो वो नॉर्थ पोल में ही लाई करेगा और वो नॉर्थ डायरेक्शन को ही ऑलवेज इंडिकेट करेगा। Indians and Greeks have been studying the shapes and patterns of stars since ancient time। अब जो चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो ग्रीक्स हों, उन्होंने बहुत पुराने जमाने से ही जो स्टार्स की शेप होती है, उनके पैटर्न्स होते हैं, उनको समझने की और उनको स्टडी करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप्स टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज। अब आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो आजकल के मॉडर्न टाइम में क्या होता है, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं वो या एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पावरफुल और बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी और उनको देखने के लिए। अब हम अपने डिस्कस करते हैं मेन जिसमें हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है, सोलर सिस्टम के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सन and its companion celestial bodies constitute the solar system। यानी जो सन है और उसके साथ में celestial bodies, यानी उसके साथ में चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों, मेट्रॉइड्स हों, सारी चीजें वो क्या फॉर्मेशन करती हैं, किसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, सोलर सिस्टम को बनाती हैं वो। द 8 planets, their companion satellites, asteroids, meteoroids and comets all are the members of the solar system। अब सोलर सिस्टम में सिर्फ सन या सिर्फ प्लैनेट्स थोड़ा आते हैं, वहां पे एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, मेट्रॉइड्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं और हर एक प्लैनेट की खुद की सैटेलाइट्स भी होती हैं। तो इन सभी को जब मिलाते हैं तब जाकर एक सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। अब क्या करते हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं इनका एक पाथ होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल को अगर हम चलाते हैं तो एक फिक्स्ड पाथ पे चलाते हैं। अगर जैसे यू टर्न आ रहा है तो हम उस पाथ के साथ, हमने भी अगर जाना है तो हम भी यू टर्न मार लेते हैं। तो वैसे ही प्लैनेट्स का भी एक उनका खुद का एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसके ऊपर वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारी अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तब जाके वो 24 घंटे बनाती है, एक दिन बनाती है, तो वो रिवॉल्व किस पे कर रही है, अपने ऑर्बिट पे कर रही है। ठीक है, नीचे एक सपोर्ट है, नीचे उसका एक फिक्स्ड प्रॉपर पाथ है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम बना कैसे था, अब ये स्टडी करते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अ क्वेश्चन sometimes arises in our mind, how were the। अब ये क्वेश्चन तो हमारे मन के अंदर भी अराइज होता है कभी कभी कि ये जो सन है या इसके कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज हैं तो ये कैसे फॉर्मेशन हुई थी, ये कैसे बॉर्न हुए थे। Some scientists believe that a giant cloud of gases and dust called the nebula appeared moving in the space about 4.6 billion of years ago. It cooled and gained very fast rotation. The 8 balls of gases of different sizes were separated from the nebula. The remaining central mass of the nebula changed into a star known as the sun। अब कई साइंटिस्ट, कई एस्ट्रोनॉमर्स क्या बिलीव करते हैं कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले क्या हुआ था कि बहुत बड़ा कोई ऐसा लाइक क्लाउड था, बहुत बड़ा ऐसा एक बादल था जो कि गैसेस और डस्ट से अलग, यानी उसमें गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस और डस्ट प्रेजेंट थी जिसको नेबुला बोलते थे। आज से 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो एक अपीयर हुआ मतलब स्पेस में। तो जब क्या हुआ, जब मतलब वो एकदम से कूल हुआ, जब वो ठंडा हो गया एकदम से और उसने बहुत तेज अपनी रोटेशन, वो बहुत तेज ऐसे लाइक घूमने लग गया। अब क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को घुमाएं तो कई बार क्या होते हैं, उसके कई कई पार्ट्स दूर दूर जाकर गिरते हैं। अगर हमने किसी भी चीज को घुमाया, कोई पार्ट उधर गिरा, कोई पार्ट उधर गिरा, कोई पार्ट उधर गया। तो वैसे ही साइंटिस्ट का मानना है, एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये जब इतनी फास्ट रोटेशन कर रहा था तो 8 बॉल्स यानी डिफरेंट 8 बॉल्स डिफरेंट साइजेस की उससे निकल के ऐसे अपनी दूर जगह पे ऐसे एकदम से सेपरेट हो गई, एकदम से गिर गई। तो वो 8 बॉल्स बन गई प्लैनेट्स और बाकी जो बच गया था वो सारा एक जमा हो गया और वो बन गया एक स्टार जिसको हम बोलते हैं सन।
तो द अदर 8 बॉल्स वो क्या किसमें चेंज हो गई, प्लैनेट्स में चेंज हो गई। तो कई लोगों का ये मानना है। इट इज बिलीव्ड दैट द सैटेलाइट्स वर फॉर्म्ड when small balls of gases separated from the central mass and were attached by their companion planets। अब कई लोग अब ये भी मतलब माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनको फॉर्म किया गया था कब, when small balls of gases separated from the central mass, जब उस मेन जो वो नेबुला था, नेबुला में से जब वो मेन स्मॉल स्मॉल बॉल्स निकली थी तब जाकर लाइक सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन हुई थी एंड वर अट्रैक्टेड बाय देयर कंपेनियन प्लैनेट्स, और वो अट्रैक्ट होने लगे थे सैटेलाइट्स अपने कंपेनियन प्लैनेट्स की तरफ, है ना। तो उनके पास अपनी सैटेलाइट्स थी, उनके पास सैटेलाइट्स आ गई थी ना, क्योंकि हर एक के पास मोस्टली सैटेलाइट होती हैं। तो अगर सैटेलाइट आ गई थी तो सैटेलाइट की वजह से क्या होने लगा था, सारे प्लैनेट सारे कंपेनियन थे वो एकदम से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे एंड दे बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। अब क्या हुआ, वो सैटेलाइट्स अपने प्लैनेट्स के अराउंड क्या होने लगी, रिवॉल्व घूमने लगी। डू यू नो द वर्ड प्लैनेट इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड planas die which means wanderer। अब ये तो वर्ड्स हैं कि प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से आया था जिसका मतलब था wanderer, ठीक है। द वर्ड सैटेलाइट इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स एन अटेंडेंट। अब सैटेलाइट वर्ड लैटिन वर्ड से आया था जिसका मतलब अटेंडेंट था। द वर्ड सोलर इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलराइज विच मीन्स सन। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकला हुआ है। तो अब हम स्टडी करते हैं सन के बारे में। हमने गैलेक्सीज भी पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया, स्टार्स भी पढ़ लिए, सोलर सिस्टम भी पढ़ लिया। अब हम डिफरेंट डिफरेंट अलग प्रॉपर पढ़ेंगे सन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं। द सन इज अ स्टार। हम सभी को पता है सूरज एक स्टार है। अ स्टार डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस बट इज अ बॉल ऑफ गैसेज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। अब स्टार तो है वो, बट लेकिन उसकी कोई फिक्स्ड एक सॉलिड सरफेस नहीं है उसकी, बट लेकिन वो एक बॉल है किसकी, गैसेस की, जिसके पास खुद की एक अपनी ग्रेविटी है। और जो स्टार्स होते हैं उनके पास भी खुद की अपनी एक क्या कहते हैं हम उसको, ग्रेविटी होती है। किसके पास, सॉरी, गैलेक्सीज के पास। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू स्पेस। अब इसमें भी यही है, स्टार्स में भी यही था, इसमें भी यही है कि ये अपनी हीट खुद पैदा करते हैं, ये अपनी लाइक अब देखो स्टार का मतलब क्या है, तारे। तो स्टार तो तारे ही हैं और सन भी एक स्टार है, तो दोनों के जो फंक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं सेम हैं। अब सन भी एक स्टार है जो कि गैसेस से बना हुआ है, और जो हमने पहले स्टार के बारे में डिस्कस किया वो भी गैसेस और डस्ट से बना हुआ था। उनके पास भी खुद की अपनी एक हीट और लाइट थी। तो सन भी एक स्टार है तो इसके पास भी ऑब्वियसली अपनी खुद की एक हीट और लाइट होगी, और ये भी अपनी हीट और लाइट को रेडिएट करता है, यानी रेडिएशन देता है, छोड़ता है स्पेस में। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स। उसके पास कोई रिंग्स नहीं है। इट इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। वो सेंटर है किसका, सोलर सिस्टम का। क्या हुआ था, जैसे नेबुला बीच में था तो नेबुला से लाइक बाकी सारे 8 बॉल्स चारों तरफ आ गए और बीच में वो सन बन गया था। तो ऐसा कई लोगों ने माना था। लाइफ वुड नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी। ये तो हम सभी को पता है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती विदाउट सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी से। द सन इज अ वेरी ह्यूज मास। हमें पता है सन बहुत बड़ा है, मच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियन पुट टुगेदर। अगर हम बाकी इसके कोई कंपेनियंस वगैरह को अगर हम उनको कंबाइन कर ले तब भी वो नहीं मिलेगा, उनसे भी बहुत बड़ा है। इट इज अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ। वो हमारी अर्थ से, हमारे धरती से क्या है, 1.3 मिलियन ज्यादा बड़ा है, 1.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ड्यू टू सन्स ह्यूज साइज, all members of the solar system are held by its gravitational pull and they revolve around in their respective orbits। वो अपने अपने orbits में वो रिवॉल्व करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में, और उन सभी वो सारे सोलर सिस्टम को क्या हेल्ड करता है, उनकी खुद की ग्रेविटेशनल जो पुल होती है। और हमें पता है कि जो सन को सेंटर बोला जाता है या हेड भी बोला जाता है सोलर सिस्टम का। दो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब 150 मिलियन किलोमीटर्स है हमारे अर्थ से सन का रास्ता, इतना इसके बीच में डिस्टेंस है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू
तो क्या है, अब जो इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स, वो सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का एज कंपेयर टू स्टार अदर स्टार, दूसरे स्टार से। द रेज ऑफ द सन रीच द अर्थ सरफेस इन अबाउट 8 मिनट्स। प्रॉपर टाइम इसका है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, यानी जो सन की रेडिएशन है, सन की जो रेज है, उसको हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स यानी 8 मिनट्स। और इसका प्रॉपर टाइम मैंने आपको बता दिया 8 मिनट और 20 सेकंड। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, यानी प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज हैं, बट लेकिन उनके पास खुद की कोई लाइट, कोई हीट, कोई रेडिएशन नहीं है, और वो सारा कुछ किससे प्राप्त करती हैं, किससे रिसीव करती हैं, लाइट और हीट सन से रिसीव करती हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर 8। अब टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 8। हमें पता है कि पहले 9 होते थे, प्लूटो भी होता था, बट लेकिन वो डिसअपियर हो गया था, तो इसीलिए अब टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 हैं। तो इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अब उनके कितना डिस्टेंस है, पहले कौन आता है फिर दूसरा कौन आता है, तो उनके डिस्टेंस के बेसिस पे सन से, मतलब उनके सन से और उनका कितना डिस्टेंस है, उसके बेसिस पे उनका ऑर्डर क्या है। और हमें हमेशा जो प्लैनेट्स का ऑर्डर होता है वो एकदम से सीरियल ऑर्डर में ही उनको लिखना चाहिए, एक सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए। पहले आता है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, so these are the 8 planets. The first 4 planets in order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. So they are called terrestrial planets. तो guys आप बस अब ये बात एक ध्यान में रख लो, 8 planets हैं, 4 और 4 में डिवाइड कर लो। पहले 4 हो गए यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो ये 4 पहले हमारे क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और दूसरे जो बाकी के 4 रह गए मार्स के बाद, यानी जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाकी कौन से हो गए, हमारे गैस प्लैनेट्स होने या जोवियन प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, तो बिकॉज दे हैव सॉलिड एंड रॉकी सरफेस। अब इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, उसमें अर्थ भी हमारी आती है। इसमें प्रॉपर एक सॉलिड रॉकी सरफेस है जिसपे हम खड़ा हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और 2 ऑफ द अदर आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैचुरन, आर नोन एज गैस planets where the more distant Uranus and Neptune are called ice giants। यानी जो जुपिटर और सैचुरन है, उन दोनों में गैस है तो उनको गैस जाइंट्स बोलते हैं या गैस प्लैनेट्स बोलते हैं। और बाकी के जो 2 बच गए, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन दोनों को कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, आइस प्लैनेट, यानी इन पे बहुत ठंड रहती है, इन पे आइस बहुत गिरती है। और बाकी अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो इन बाकी जो बाद के जो बचे हैं 4 प्लैनेट, जुपिटर, सैचुरन और यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको वैसे जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। मरकरी हैज अ थिन एटमॉस्फेयर, बहुत कम एटमॉस्फेयर होता है मरकरी के पास। द डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब दिन में तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वहां पे 0, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये ना 0 होता है, तो 0 से भी नीचे गिर जाता है, हंड्रेड्स ऑफ नीचे गिर जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। Venus is the hottest planet due to its volcanic activities and thick atmosphere। अब वहां का जो एटमोस्फेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है और वहां पे वॉल्केनोस बहुत हैं, जिसके कारण वीनस को क्या कहा जाता है, द हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। इट स्पिन्स बैकवर्ड। जब वो क्या है, वो जो प्लैनेट है वो बैकवर्ड यानी उल्टी दिशा में वो घूमता है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स अपनी दिशा में घूमते हैं, बट लेकिन ये जो प्लैनेट है वो उल्टा बैकवर्ड लाइक घूमता है। अर्थ अवर होम प्लैनेट is the only planet which supports life due to its optimum amount of heat, light and oxygen। अब जो अर्थ है हम उसको होम प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे हम रहते हैं, वो एक तरीके से हमारा होम है। और वो क्यों है, और वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम, यानी वहां पे प्रॉपर अमाउंट में हीट है, लाइट है, ऑक्सीजन है और वाटर है। मार्स नॉन, ये आप देख सकते हो गाइज, ये प्रॉपर एक सीरियल है, जैसे बीच में ये हमारा सन है, देन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये प्रॉपर लिखा है द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अब हम पढ़ रहे थे मार्स नॉन एज द रेड प्लैनेट। अब उसको रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड और रेड कलर के डेजर्ट हैं। इट्स एटमोस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट
फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। अब वहां के सरफेस पे वाटर ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, जो कि लिक्विड वाटर को ज्यादा देर तक सह नहीं सकता। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। बाकी के जो 4 प्लैनेट्स है लास्ट वाले, ये जो कि जोवियन है, पहले जुपिटर और सैटर्न जो हैं गैस जाइंट्स, और यूरेनस एंड नेपच्यून कौन से हैं? आइस जाइंट्स। तो ये बाकी के जो 4 प्लैनेट्स है लास्ट जोवियन प्लैनेट्स, इनमें क्या रिंग्स, इनमें रिंग्स होती हैं, ठीक है। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट एंड हेंस कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं, जो जुपिटर के आसपास रिंग्स होती हैं बहुत ही छोटी, और हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्ट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उनका एटमोस्फेयर कुछ इस प्रकार से होता है कि वहां पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम की मात्रा होती है। अदर देन दीज गैसेज, यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट। अब क्या है, जो यूरेनस प्लैनेट है वहां पे मीथेन गैस है बहुत ज्यादा। क्यों? और इसी कारण उसका जो कलर है वो छोटा हल्का सा उसमें टिंट है किसका? ब्लू का। नेपच्यून इज सिमिलर इन द कॉम्पोजिशन टू यूरेनस। अब हमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि यूरेनस एंड नेपच्यून ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हो, इनमें हल्का सा ही फर्क है। तो क्या है कि ये एकदम जैसे सेम ही है। नेपच्यून बिल्कुल सिमिलर कॉम्पोजिशन है इन दोनों की, कंपोज्ड primarily of hydrogen and helium along with the traces of hydrocarbons and nitrogen। वही बात है, उसमें भी ये था सेम, और इसमें भी हाइड्रोजन हीलियम होती है, और कुछ ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं वहां पे हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन गैस की। तो इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन, जिसके कारण वहां पे मीथेन और अमोनिया गैस की बहुत ज्यादा हायर प्रोपोर्शन हो जाती है। अब हम डू यू नो पढ़ते हैं। अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर एज द 9th प्लैनेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले बहुत साल पहले मतलब प्लूटो भी एक प्लैनेट होता था, और उसको मिला के टोटल 9 प्लैनेट होते थे, तो वो 9th प्लैनेट था। तो प्लूटो को कंसिडर किया जाता था 9th प्लैनेट में। तो इन 2006 में क्या हुआ, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने एस्टैब्लिश कर दिया एक न्यू कैटेगरी कि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है फॉर इरिस एंड प्लूटो। इरिस भी होगा एक प्लैनेट, तो इरिस और प्लूटो के लिए इन्होंने ये घोषित कर दिया भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। द रिंग अराउंड द सैचुरन वर फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो गैली। तो उनके गैलीलियो गैली जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा सबसे पहले देखी गई थी सैचुरन के आसपास जो रिंग्स होती हैं। अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इटली थ्रू हिज टेलीस्कोप। अच्छा, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, यानी वही एक तरह से साइंटिस्ट थे, और एस्ट्रोनॉमर भी हम कह सकते हैं, इटली के थे, जिन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखी थी इन 1610 AD में। द रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोज। अब नीचे क्या दिए हुए हैं कि प्लैनेट्स के नेम है, वो कितने टाइम में रोटेशन टाइम उनका दिया हुआ है, और एज वेल एज उनका रिवोल्यूशन टाइम भी दिया हुआ है। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, मरकरी 59 डेज, यानी हम कह सकते हैं, देखो हमारा प्लैनेट क्या है, हमारा प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमता है, और वो कितना वो एक दिन कब बनाता है, मतलब जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो कितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करता है? 24 आवर्स में। तो जब वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो 24 आवर्स में क्या होता है, हमारा एक दिन बन जाता है, क्योंकि वो 24 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, और 24 घंटे ही एक दिन में होते हैं। तो वैसे ही रोटेशन, अब मरकरी क्या करता है, 59 डेज, यानी अच्छा वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ही 59 डेज का समय लगाता है, और रेवोल्यूशन टाइम अराउंड द सन, और सन के आसपास घूमने में कितना टाइम लगाता है वो? 88 डेज। तो उनके हिसाब से 88 डेज में एक साल आता है। तो यानी एक साल कब बन गया? 88 डेज कंप्लीट हुए तो एक नया साल आ गया। वीनस में क्या है, 243 डेज जब मिलते हैं, यानी वो एक रोटेशन सिर्फ और सिर्फ अपने लाइक एक्सिस पे घूमने के लिए क्या करता है, 243 डेज लगाता है, और रेवोल्यूशन टाइम कितना है, 225 डेज। अर्थ का हमें पता है 24 आवर्स और 365 डेज एंड 6 आवर्स। मार्स का थोड़ा कम है, किससे? 24 आवर्स से, ओवर थोड़ा ज्यादा है, और 687 डेज लगाता है वो, ठीक है। उसका रोटेशन टाइम थोड़ा 24 आवर्स से ज्यादा है, और 687 डेज लगाता है वो एक रेवोल्यूशन में। जुपिटर का 10 आवर्स, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में क्या करता है, एक उसकी रोटेशन कंप्लीट, और 12 साल में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सैचुरन
यानी क्या करता है 10.7 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होती है, 29 आवर्स में एक रेवोल्यूशन। यूरेनस 17 आवर्स में एक रोटेशन, 84 ईयर्स में एक क्या होती है रेवोल्यूशन। नेपच्यून 16 आवर्स में रोटेशन टाइम और 165 ईयर्स, अब इसमें 165 ईयर्स में जाके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। तो गाइज हमारा ये जो टॉपिक है एक बार हम इस क्लास में यहीं तक ही पढ़ेंगे हैं। तो गाइज हम इस क्लास में एक बार इसी टॉपिक तक हम एक बार यहाँ पे एंड करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 देख सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं।